स्पेस पर तहकीकात करने वाला पाकिस्तानी इदारा स्पार्को कैसे तबाह हुआ और उसके कौन कौन से ऐसे सरबराह हैं जिन्होंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। आज हमारे हमसाया मुल्क इंडिया का स्पेस तहकीकाती इदारा इसरो चांद पर पहुंच गया, लेकिन स्पार्को अपनी मदद आप के तहत कोई सैटेलाइट भी खला में भेजने में नाकाम क्यों रहा है। उसकी एक बड़ी वजह स्पार्को में काम करने वाले एक आला अफसर ने बताई है, जिसने उनके रवैयों से दिल बर्दाश्ता होकर रिजाइन दे दिया था और उसके बाद पढ़ने के लिए बाहर की यूनिवर्सिटी में चला गया। भारत के चंद्रयान मिशन के चांद पर कामयाबी से लैंडिंग के बाद पाकिस्तान के स्पार्को पर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। कोई इसके सरबराहों पर उंगली उठा रहा है तो कोई उसमें काम करने वाले लोगों की काबिलियत पर शकूक का इजहार कर रहा है। भारत के इसरो से पहले बनने वाला ये पाकिस्तानी इदारा स्पार्को आखिरकार इस नहज तक कैसे पहुंचा, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उनमें से एक वजह इरफान हैदर नामी शख्स ने बयान की है। वो स्पार्को के कंप्यूटर डिपार्टमेंट में काम किया करता था, लेकिन फिर अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर अमेरिका चला गया। इरफान हैदर कहते हैं कि इस्तीफा देने और अमेरिका जाने से पहले मैंने 1987 में स्पार्को में 6 महीने गुजारे। यहां कई सालों से एक सिग्नल फिल्टर चिप डिजाइन करने की कोशिश की जा रही थी, हालांकि ये चिप सदर बाजार में चंद सौ रुपए में भी दस्तयाब थी। कंप्यूटर डिपार्टमेंट में वो कहते हैं कि हमारा कोई भी काम नहीं था। दफ्तर के सफर का वक्त तकरीबन 1.5 घंटे था। सुबह 6 बजे से पहले गाड़ियां हमें लेकर पिक करती। हम सुबह 7 बजे के करीब दफ्तर पहुंचते तो काफी थके हुए और नींद से चूर होते। अक्सर मुलाजिमीन पैकिंग को फैला देते और कंप्यूटर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर्स के कोनों के पीछे टोन होकर सो जाते। हम में से कारोबारी जहन रखने वाले लोग ऑटोकेड पर बैठकर तफरीही मशीनी डिजाइन किया करते। आला इंतजामिया का वाहिद मकसद लोगों को काम ना करने देना था, इसलिए सबसे मसरूफ नजर आने के सिवा कुछ भी नहीं करते थे। उस वक्त स्पार्को के चेयरमैन डॉक्टर सलीम महमूद थे, जिन्होंने तकरीबन 10 साल तक स्पार्को की चेयरमैनशिप के मजे लूटे। इरफान हैदर लिखते हैं कि मेरा ख्याल है कि उनका मैंडेट ये था कि वो कुछ ना करें और किसी को भी कुछ ना करने दें। स्पार्को में शामिल होने से पहले कुछ साल पहले 80 की दिहाई के शुरू में मैं एक इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था और अमेरिकन सेंटर का बाकायदा मेंबर और विजिटर था। डॉक्टर सलीम महमूद को अमेरिकन सेंटर साइंस क्लब में मेहमान मुकर्रर के तौर पर मदऊ किया गया था। वहां उनकी प्रेजेंटेशन के बाद इरफान हैदर कहते हैं कि मैंने उनसे एक सवाल किया। सवाल डॉन अखबार में अजीम कुदवाई के साइंसी मज़ामीन पर मबनी था, जो कि मैं बाकायदगी से पढ़ता था। उस ज़माने में अजीम कुदवाई ने पाकिस्तान को अलॉट किए गए सैटेलाइट स्लॉट्स के बारे में चंद मजमून शाया किए थे। उन्होंने खबरदार किया था कि अगर उन स्लॉट्स को इस्तेमाल ना किया गया तो वो ज़ाया डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो मैंने वो सवाल पूछा, वो ये था कि सर, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए सिर्फ महदूद जगह दस्तयाब है, पाकिस्तान में उसके लिए मुख्तस 3 जगहों पर कब्जा क्यों नहीं किया गया। पाकिस्तान उस वक्त तक अपने कोटे की कुछ मखसूस जगह खो चुका था और कुछ खोने वाला था। इरफान हैदर कहते हैं कि मेरे उस सवाल पर उन्होंने जवाब देने की बजाय मुझ पर इंतहाई गुस्सा किया और मुझे खामोश करवा दिया। उस वक्त मैं बहुत छोटा था और मेरी उम्र 21 साल थी। मुझे उस बात का एहसास नहीं था आखिर मेरे सवाल में गलती क्या थी। बहुत देर बाद मुझे यह रियलाइज हुआ कि मैंने स्पार्को के सरबराह की कमजोरी की निशानदेही कर दी थी। मुझे याद है कि 1999 में हमारे पास सिर्फ एक आखिरी स्लॉट रह गई थी। उस वक्त सलमान अंसारी, जो कि डॉक्टर अब्ताउर रहमान के मुशीर थे, अपने एक मरते हुए सैटेलाइट को खला में मुंतकिल करने में कामयाब हो गए ताकि उस जगह पर कब्जा किया जा सके। इरफान हैदर मजीद लिखते हैं कि मैंने 1986 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तहरीरी इम्तिहान बहुत मेहनत से पास किया। पैनल इंटरव्यू के लिए पेश हुआ तो उसके सरबराह डॉक्टर सलीम महमूद थे। पैनल में शामिल एक शख्स ने मुझसे पूछा कि कुरान मजीद में कितने सजदे हैं। एक और पैनलिस्ट ने मुझे दुआए कुनूत सुनाने को कहा। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि मैं तो स्पार्को में इंटरव्यू देने आया हूं, लेकिन ये मुझसे दुआए कुनूत और सजदे कुरान में कितने हैं ये क्यों पूछ रहे हैं, ये नॉन रेलिवेंट सवालात क्यों पूछ रहे हैं। पैनल में कंप्यूटर डिपार्टमेंट के सरबराह मिस्टर मौज भी शामिल थे। उन्होंने मुझसे वाकई ही टेक्निकल क्वेश्चंस पूछा। इरफान हैदर लिखते हैं कि मेरा तहरीरी इम्तिहान इंतहाई शानदार था, क्योंकि उसके लिए मैंने मुकम्मल तौर पर शानदार तैयारी की थी और उस तैयारी के लिए उन्होंने पहले ही यूटी ऑस्टन में दाखिला लिया हुआ था। इब्तदाई तौर पर वो कहते हैं कि मुझे 1985 में दाखिला मिला,
جسے میں نے ذاتی طور وجہ بتا کر اگلے سال تک ملتوی کر دیا۔ عرفان حیدر لکھتے ہیں کہ میں اسکالرشپ لینا چاہتا تھا لیکن یونیورسٹی نے مجھے اسکالرشپ نہیں دیا۔ خوش قسمتی سے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے 400 اسکالرشپس کا اعلان کر دیا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، مجھے اسکالرشپ کے ساتھ ساتھ اسپارکو میں نوکری کی پیشکش بھی کی گئی۔ عرفان حیدر کہتے ہیں کہ اگر میں یو ٹی آسٹن پڑھنے چلا جاتا تو مجھے تنخواہ کے ساتھ چھٹی بھی دی جاتی، اور اس طرح سے میں اسپارکو کے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ اس کی سربراہی میں مسٹر معاذ کر رہے تھے۔ ہمیں پہلے 3 ماہ تربیت دی گئی تھی، اس کے بعد سومیانی فیکٹری میں جانا تھا۔ میں نے سرکاری خرچے پر یو ٹی آسٹن میں جانا تھا، لیکن روانگی سے 3 ماہ قبل ڈاکٹر سلیم محمود نے تنخواہ دینے کی پالیسی تبدیل کر دی۔ میں نے کئی جگہوں پر درخواستیں دی کہ پہلے والی پالیسی بحال کی جائے، لیکن کہیں بھی میری سنوائی نہیں ہوئی، الٹا ہمیں کمپیوٹر ٹریننگ پروگرام میں شرکت کا کہا جاتا رہا۔ عرفان حیدر کہتے ہیں کہ یہ انتہائی بنیادی قسم کی ٹریننگ تھی جس کا ہمیں یا ہمارے اسپیس سے ریلیٹڈ کام کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا تھا۔ جب ہماری کہیں سنوائی نہ ہوئی تو میں نے اسپارکو سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا، اور استعفیٰ دے کر میں یو ٹی آسٹن میں پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ چیئرمین اسپارکو ڈاکٹر سلیم محمود پی او ایف وا اور پاکستان اسٹیل مل کے چیئرمین جنرل جاوید حسین اور پی ایف کے ایئر مارشل تنویر کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عالمی طاقتوں کو بڑے اداروں کو تباہ کرنے کے لیے کسی اوچھے ہتھ کنڈے کو اپنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں پاکستان جیسے ملک کی جاسوسی کرنے کے لیے بھی کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جس بھی ادارے کا بیڑا غرق کرنا ہو اس کی سربراہی ایسے نااہل لوگوں کو دے دی جائے، ادارے خود بخود تباہ ہو جائیں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اسپارکو انڈین اسپیس ادارے اسرو سے 8 سال بڑا ہے، لیکن آج تک اس نے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں سمیٹی اور نہ ہی کوئی خاطر خواہ منصوبہ دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، اور اپنے ملک، اپنے اسلام کے لیے خاطر خواہ خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔